हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी IQ में। आज का हमारा तीसरा दिन है और आज हम एक नए चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अफवाह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफवाह से संबंधित उन तथ्यों के बारे में, उन कॉन्सेप्ट के बारे में जो इस बुक में दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफवाह होता क्या है। तो अफवाह बेसिकली वह क्रिया होती है जब जल जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण अधिक ढाल से नीचे की तरफ जलवाहिकाओं के रूप में या फिर नदियों के रूप में प्रवाहित होती है, उसी को हम अफवाह कहते हैं। उसके बाद आता है एक शब्द जिसको हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। मान लीजिए कि जब हमारी जो नदियाँ होती हैं पहाड़ों से निकलती हैं, तो जब पहाड़ों से यह निकल रही हैं तो किसी एक दिशा में जब जल प्रवाहित हो रहा है, नदी प्रवाहित हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं अपवाह। और लेकिन इसके साथ साथ इसकी अन्य सहायक नदियाँ इस मुख्य नदी में आके मिल जाती हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से आई दूसरी नदी, इस मुख्य नदी में आके मिल गई इसकी जलधारा, तीसरी नदी आई इस जलधारा में मिल गई आके। तो इससे जो यह तंत्र बन रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। इसके द्वारा यह जो तंत्र बन रहा है, यानी कि यह जो संजाल बन रहा है नदियों का, इनको हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। अब इन दोनों शब्दों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि अपवाह क्या होता है और अपवाह तंत्र क्या होता है। इसी अपवाह तंत्र को अपवाह हम द्रोणी कहते हैं। अब इनके बीच का जो क्षेत्र है ना, यह तो अपवाह तंत्र हो गया। जब कोई नदी एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इससे क्या बोलते हैं हम, इसको अपवाह हो रहा है। लेकिन कई नदियाँ इनमें आके मिल जाती हैं, जो इनकी सहायक नदियाँ इनमें आके मिल जाती हैं, तो इससे अपवाह तंत्र बनता है। लेकिन जब यह जो तंत्र है, जिस एरिया में यह तंत्र बना है, जहाँ तक इनका विस्तार है, इसको हम अपवाह द्रोणी कहते हैं या फिर अपवाह बेसिन कहते हैं। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया है, बोल रहा है कि ऊंचे क्षेत्र जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि, दो पड़ोसी जो अपवाह द्रोणी होते हैं, उनको एक दूसरे से अलग करने वाली जो विभाजक होती है, उच्च भूमि जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जल विभाजक। जैसा कि अभी हमने बात किया कि एक प्रमुख नदी है, मुख्य नदी है, इनमें विभिन्न प्रकार की इसकी सहायक नदियाँ आके मिल जाती हैं। तो यह एक पहली द्रोणी हुई और दूसरी नदी कुछ इस प्रकार से अगर बह रही है, इनमें सहायक नदियाँ मिल रही हैं, इनके बीच का अगर कोई ऊंचा हुआ उठा हुआ क्षेत्र, उच्च भूमि आती है, तो यह क्या किसका भूमिका निभाती है, तो यह जल विभाजक का भूमिका निभाती है। क्योंकि इस उच्च भूमि के द्वारा जो दोनों नदियां हैं वह एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे यह क्या करती है कि जल विभाजक के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। बात करते हैं अगर विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी की, तो अमेजन जो नदी है, यह जो है सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी के नाम से जानी जाती है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। अगर बात करते हैं हम भारत की सबसे बड़ी नदी ये अपवाह द्रोणी, तो वह है गंगा नदी की द्रोणी। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो हमारा हिमालय की नदियां हैं, जो कि हिमालय से निकलती हैं। दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो कि हमारे प्रायद्वीपीय पठारी भाग में इनका उद्गम होता है और यह अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती हैं। इस प्रकार हम दो मुख्य वर्गों में इनको विभाजित कर देते हैं। पहला है हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब यहाँ पे यूपीएससी ने इनके बेस पर यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बनाया था मेंस में, जो कि शायद 2013 में पूछा था। यहाँ पे अंतर पूछ लिया था कि हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ यहाँ पे किस प्रकार इनमें अंतर है, और इसी के बेस पे यहाँ पे पूछा था कि जो भारत की पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं अक्सर वह जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे आगे भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेगा। बाकी इन दोनों में अंतर क्या है, इसको आप लोग सर्च करके नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे हम देखते हैं। जो भारत के दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में जो उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। जो हिमालय की नदियाँ हैं अत्यधिक आपको देखने को मिलेगा बारहमासी होती हैं,
क्योंकि ये जो इसका बारहमासी कहने का अर्थात है कि जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वहाँ पे आपको हमेशा 12 महीने में उनमें जल की निरंतरता देखने को मिलती है। लेकिन वहीं हम बात करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं यह मौसमी होती हैं, यह मौसम के अनुसार इनमें जल का प्रवाह देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो नदियाँ होती हैं सूख जाती हैं या फिर इन नदियों में जो जल होता है कम हो जाता है। अब बात करते हैं हिमालय की नदियाँ अधिक बारहमासी होती क्यों हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र पे हमेशा बर्फ़ जमे होते हैं। जब ये बर्फ़ पिघलते हैं तो यह जो जल होता है, पिघला हुआ जल आखिर नदियों में मिलता है और इन नदियों का जो वेग होता है, इन नदियों में जो जल होता है वह बढ़ जाता है। जब नदियों का जो जल स्तर बढ़ेगा तो इन नदियों का वेग जो होगा यह भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हैं सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी इस पर्वतीय श्रृंखला के ऊपरी भाग से निकलती हैं, जो हमारा सिंधु नदी है वह तिब्बत से होकर निकलता है, भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान से होते हुए गुजर कर वह अरब सागर में अपने जल को विसर्जित करती हैं। वहीं जो ब्रह्मपुत्र की नदी है वह नेपाल से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में अपने जो भारत देश है उनमें प्रवेश करती है। उसके दौरान असम से होते हुए बांग्लादेश और बांग्लादेश से होते हुए जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है। अब ये नदियाँ अभी जैसे कि हमने बात किया, इन नदियों में जो जल अधिक होने के कारण यह ऊंचाई से भी नीचे की तरफ जब आती हैं तो इनमें वेग अधिक होता है। इनमें जो इनकी गति होती है अधिक तीव्र गति से नीचे की तरफ आती हैं, ढलानों की तरफ, और जिसके कारण जो भी चट्टानें होती हैं उसको काटते हुए जाती हैं। और जब ये काटते हुए अपने रास्ते को निर्मित करते हुए जाती हैं तो गार्ज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गार्ज का। हिमालय की जो नदियां हैं अपनी उत्पत्ति से स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्तों तक तय करती हैं। जो लंबा रास्ता यानी कि हिमालय से इनका उद्गम हुआ और यह मैदानी वाले क्षेत्रों में आती हैं, उसके बाद वह अपने रास्ते को बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती हैं या फिर अरब सागर में अपने जल को विसर्जित करती हैं। इस कारण यहाँ पे इनमें तीव्रता अधिक देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए गार्ज का निर्माण हुआ है। जो नदियाँ हैं, नदियाँ आते हुए अपने रास्ता को आगे बनाते हुए आगे प्रवाहित होती है, जिस कारण जो नर्म चट्टानें होती है, जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं उनको काटते हुए जाती हैं। इस कारण यहाँ पे गार्ज का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं, अभी हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय जो अभी नवीन वलित पर्वत है, यानी कि अभी जल्द ही उनका निर्माण हुआ है। इस कारण वहाँ पे जो चट्टानें हैं अभी कमज़ोर हैं। जो हमारे प्रायद्वीपीय पठारी भाग की अपेक्षा अगर हम देखें तो हिमालय का जो मिट्टी है, जो जिसके द्वारा उनका निर्माण हुआ है वह कमज़ोर है। इस कारण जो नदियाँ होती है जब वहाँ से हिमालय से निकलती हैं तो उनको काटते हुए वह मैदानों की भागों में प्रवेश करती हैं और कमज़ोर होने के कारण वह अपने साथ अवसादों को लेके आती हैं, यानी कि अपने साथ बालू, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर को काटते हुए प्रवाहित करती हुए अपने साथ लेकर आती हैं। जिस कारण इनका जब यह अपने जल को समुद्रों में विक्षेपित करती हैं या निक्षेपित करती हैं तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि डेल्टा क्या होता है, जब वह अपने अवसादों को ले जाके समुद्र में छोड़ देती हैं, समुद्र के मुहाने पे छोड़ देती हैं, नदी के मुहाने पे छोड़ देती हैं। नदी का मुहाना क्या होता है? नदी का जो अंतिम भाग होता है जहाँ पे वह समुद्र में मिलती हैं उसको हम बोलते हैं नदी का मुहाना, और यहीं पे वह अपने अवसादों को छोड़ती हैं। इस कारण यहाँ पे जो अवसाद होते हैं इकट्ठा होते चले जाते हैं और डेल्टा का निर्माण करते हैं। कुछ इस प्रकार फिगर में आप देख सकते हैं। जैसे कि नदी का यहाँ से स्रोत है, यहाँ से नदी उद्गमित हुई, उसके बाद यह ऊपरी भाग है, ढलान है, यहाँ से आते हुए मध्य भाग में प्रवेश करती है, यानी कि हमारे मैदानी भाग में। उसके बाद यह जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इसकी जो तीव्रता होती है कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारा मैदान है उसकी ढलानें कम है, समतल एरिया है। इस कारण जो नदियाँ हैं, नदियों का वेग कम हो जाता है और विसर्प का निर्माण करता है।
अब ये विसर्प क्या होता है, तो विसर्प की आकृति कुछ इस प्रकार टेढ़े मेढ़े सर्प के आकार की होती है। इस प्रकार उनका मुड़ाव हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं विसर्प। और जब यह मान लेते हैं कि यह विसर्प तो निर्मित हुआ और किसी कारणवश इन विसर्प में अवरोध हो जाता है, तो यह जो भाग है यह थोड़ा सा अलग हो जाता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अलगाव देखने को मिल रहा है। यह जब अलग हो जाता है तो यहाँ पे झील का निर्माण होता है, इसको हम बोलते हैं गोखुर झील। अब गोखुर झील क्यों कहा गया, क्योंकि जब यह विसर्प जो विसर्प है नदियों का जो आकृति है, अवस्था है, जब इनमें अवसाद के कारण ये अलग होती हैं तो कुछ इस प्रकार से इनका निर्माण हो जाता है और यह मुख्य जो नदी जलधारा है उससे अलग हो जाती है। अलग होने के कारण यह कुछ इस प्रकार से आकृति धारण कर लेती है जो कि गाय के खुर के समान होती है। इस कारण इसको हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद यह धीरे धीरे निचले भाग में जब प्रवेश करती है, कौन, यह मुख्य नदी। इस प्रकार से कुछ यह जब निचले भाग में प्रवेश करती है, जब इसका समय आता है अरब सागर में या फिर किसी भी महासागर में इनको अपने जल को निक्षेपित करने की, तो वह अपने मुंह पर यानी कि जो नदी का आखिरी किनारा होता है यहाँ पे अपने द्वारा लाए गए अवसादों को छोड़ती हैं। उसके बाद जाके महासागर में मिल जाती हैं और यहाँ पे जो अवसाद निर्मित हुआ इसी को बोलते हैं हम डेल्टा। और हम बात करें विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा की, तो यह सुंदरबन डेल्टा है जो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, यानी कि जो हिमालय से जो निकली नदियां हैं इनका एक और विशेषता हो जाती है कि यह विसर्प गोखुर झील का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड हो जाता है, तथा अपने द्वारा बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ की। अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं मौसमी होती हैं। मौसमी कहने का आशय है जब बरसात का मौसम आता है तो यह नदियाँ, इनमें जो जल स्तर होता है बढ़ जाता है और यह निरंतर बहती रहती हैं। यानी कि ये जो नदियाँ होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ यह वर्षा पर निर्भर करती हैं। यानी कि जब वर्षा हुई तो इनमें जल स्तर बढ़ेगा, वरना यह सूख जाएगी या फिर जल स्तर बहुत निम्न हो जाता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों को जो जल होता है वह घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं इनकी लंबाई कम होती है। यह सब पॉइंट नोट करते चलिएगा क्योंकि आप मेंस में क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन भी एक मेंस का देंगे तो आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमने अभी बताया कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं इनकी लंबाई कम होती है तथा यह छिछली होती है। और जो यह जिस भाग से यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय वाले पठारी भाग से इनका उद्गम होता है, तो यह अधिक चट्टानी वाले भागों में जो प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण हुआ है वह आग्नेय चट्टानों से निर्मित हुआ है। तो जो आग्नेय चट्टान है वह बहुत ही कठोर होती है। इस कारण जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं इनको अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने रास्तों को निर्मित करने के लिए, जिस कारण यह छोटी नदी होने के कारण यह तो अपने जल को विसर्जित कर देती हैं या तो अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में, लेकिन इनमें जो कठोरता के कारण जो अवसाद होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं। इस कारण इनका डेल्टा ना निर्माण करने का एक सबसे प्रमुख कारण है इनमें अवसाद की कमी, क्योंकि जो जिस स्थान से ये निकलती हैं वह बहुत अधिक कठोर चट्टानें होती हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती हैं। कुछ शेष नदियाँ हैं, कुछ थोड़ी कम ही नदियाँ हैं जो कि अपने जल को यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर अपने जल को अरब सागर में विसर्जित करती हैं। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी और भरतपुंजा, पेरियार नदी, ये सब जो नदियां हैं कुछ प्रमुख नदियां ही हैं
जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ अपने जल को विसर्जित करती हैं, और अधिकांश नदियां वह पश्चिम से पूरब की तरफ अपने जल को बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। तो यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन, एक मेंस का क्वेश्चन लिखा जा सकता है। तो आज के क्वेश्चन हम देंगे, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप अगले आने वाले वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकें। बाकी आगे हम देखते हैं हिमालय की नदियाँ। कौन सी नदियाँ हैं जो कि हिमालय से जो उनका उद्गम होता है और कहाँ से उद्गम होता है, इनकी सहायक नदियाँ कौन सी है, इस सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हिमालय की नदियाँ हम बात करते हैं, जो सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। यह अधिक लंबी नदियाँ होती हैं, ठीक है। अनेक महत्वपूर्ण नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, और इनमें बहुत बड़ी संख्या में जो सहायक नदियाँ हैं इनमें आके मिलती हैं, अपने जल को विसर्जित कर लेती हैं इन प्रमुख नदियों में। अगर किसी नदी का उसकी सहायक नदियों, जो किसी नदी में उनकी विभिन्न प्रकार की सहायक नदियों को जब आके जल विसर्जित हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं नदी तंत्र। जैसा कि अभी हमने बताया था अपवाह तंत्र, उसको हम नदी तंत्र भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में, और इसके तंत्र के बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे कि जो सिंधु नदी है, इसका जो उद्गम होता है वह मानसरोवर झील से होता है, जो कि तिब्बत के निकट आप देख सकते हैं। और यह पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है, जो कि यह विश्व की लंबी नदियों में से एक है। यह पश्चिम से पूर्व से इनका उद्गम होता है, और यह भारत के लद्दाख में प्रवेश करते हुए यह पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए यह अटक में पर्वतीय क्षेत्र से निकलते हुए यह अपने जो जल को अरब सागर में विसर्जित कर देती है। बात करते हैं इनके सहायक नदियों की, तो यह जास्कर, नुब्रा, स्योक, हुंजा नदी है, जो कि इसकी सहायक नदियां हैं। इस जो सहायक नदियां हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बाकी आगे देखते हैं, जो इनकी अन्य सहायक नदियों की बात करते हैं तो सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम है, जो कि 3 नदियां पाकिस्तान इसका जल का उपयोग करता है। और बाकी जो 3 नदियां हैं रावी, व्यास और सतलज, तो इस 3 नदियों का जो जल है वह भारत यूज करता है अपने कार्यों के लिए। इनकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो लगभग यह 2900 किलोमीटर तक का इसका विस्तार होता है, इसका बेसिन होता है किसका, तो सिंधु नदी का। इस कारण इसको हम विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक मानते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में हुआ था, और यह जो समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जो कि यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है इनके मध्यस्थता में किया गया था यह समझौता। और उस संधि में यह कहा गया था कि जो भारत है, जो यहाँ पे नदियों को जल को बांटा गया था, और जो पाकिस्तान है इन 6 नदियों में से कौन कौन से अभी हमने बताया, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन 6 नदियों में से 3 नदी का जो जल है पाकिस्तान यूज करेगा, और व्यास और रावी, सतलज जो 3 नदी हैं इनका जो जल है भारत यूज करेगा। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें, बात करते हैं तो 80% यानी कि यह जो जल है, इन 6 नदियों को जो जल है इसका 80% जो जल है वह केवल पाकिस्तान यूज करता है, और बचा 20%, तो 20% केवल भारत यूज करता है अपने कार्यों में, जो कि वहाँ के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए इन जल का प्रयोग किया जाता है भारत के द्वारा। यहाँ पे जीएस पेपर 1 में एक मेंस का क्वेश्चन बनाया गया था, जो कि इसी पे पूछा गया था। तो आप लोग PYQ देख लीजिएगा, और यहाँ पे विश्लेषण आप यहाँ पे समझ सकते हैं फॉर द मेंस के लिए। बाकी आगे हम देखते हैं अब गंगा नदी तंत्र के बारे में।
गंगा की जो मुख्य धारा है भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। यह यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कहाँ पे यह नदियों का जो संगम होता है, यानी कि कहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, तो देवप्रयाग में मिलती हैं। यहीं से यहाँ पे इस नदियों का नाम गंगा रखा जाता है, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पे मिलती हैं उसको बोलते हैं देवप्रयाग, और यहीं से इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। इसके पहले दो अलग अलग धाराएं हैं जिसको हम भागीरथी और अलकनंदा के नाम से जानते हैं। हरिद्वार के पास गंगा के पर्वतीय भाग को छोड़ के जब मैदानी भागों में यह नदी प्रवेश करती है और यह भारत के कई जो स्टेट हैं उनसे होकर गुजरती है। अगर बात करते हैं जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, कुछ प्रमुख सहायक नदियां जैसे कि यमुना हुआ, घाघरा, गंडक, कोसी, यह जो नदियां हैं, इसके अतिरिक्त भी कई नदियां हैं जो कि यहाँ पे जो गंगा की सहायक नदी के रूप में भूमिका निभाती हैं। यमुना जो नदी है यह हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा जो इलाहाबाद है जिसको हम प्रयागराज भी बोलते हैं, यहाँ में जो हिमालय में गंगा में मिल जाती है। कौन? यमुना नदी। यानी कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, घाघरा, गंडक तथा कोसी जो नेपाल हिमालय है यहाँ से यह निकलती हैं, मतलब इनका विस्तार देखा जाता है। मुख्य जो धारा होती है दक्षिण की तरफ बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यूँ भारत की नदी इससे आकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर नेपाल से आने वाली जो कोसी नदी है यह हमारे भारत में आके जो कि हिमालय जो यूपी का पूर्वी क्षेत्र है और बिहार में आके यह बाढ़ की तबाही के रूप में, आपदा के रूप में देखा जाता है। किसको? यह जो कोसी नदी है इसको भारत में आपदा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब यह वहाँ से जल को प्रवाहित करती है तो यह बाढ़ लेकर आती है, जिसके कारण बड़े पैमाने पे जान माल की हानि होती है। और वे नदियाँ, लेकिन ये जो नदियाँ हैं अपने साथ उपजाऊपन मिट्टी को लेकर आती हैं, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कहीं पे लाभ है तो कहीं पे हानि है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया है कि नमामि गंगे परियोजना एकीकृत संरक्षण मिशन है। इनमें नदी जो राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य थे, मतलब कि ये जो नमामि गंगे जो परियोजना लाई गई थी इसके 2 उद्देश्य थे। पहला, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, जो इनके प्रभाव हैं इनको कम करना तथा इनको संरक्षण प्रदान करना और कायाकल्प को पूरा किया जा सके, इस कारण इन परियोजना को लाया गया था। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर फिल्म, मेंस और इंटरव्यू के लिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है जो कि हमने अभी चर्चा किया था, और इसको एक मैप के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिंधु नदी है यहाँ से उद्गमित होती है और यह भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में इस प्रकार आती है। यहाँ पे देखिए सिंधु नदी है, यहाँ पे झेलम, चेनाब, ब्यास और यहाँ पे सतलुज, 6 नदियाँ हैं और ये आके जल को विसर्जित कर देती हैं अरब सागर में। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और कुछ इस प्रकार आते हुए अरुणाचल प्रदेश में होकर यह बांग्लादेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी है इसमें प्रवेश कर जाती हैं। और यहाँ पे गंगा नदी है जो कि कुछ इस प्रकार से होती हुए जाती है। शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, यहाँ पे यमुना नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी और यहाँ पे सोन नदी, कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पे साभर जो झील है ये बहुत ही खारे पानी की झील है, यहाँ से नमक की प्राप्ति की जाती है। तो यहाँ पे जो नदियों का लोकेशन दिखाया गया है इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं जैसे
बात करते हैं हम गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आती हैं, जैसे कि चंबल नदी और बेतवा तथा सोन नदी हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जब ये नदियाँ इन नदियों की सहायक नदियों के साथ जब ये पूर्ण हो जाती हैं, अपने जल को जब यह महासागर में मिलाती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलाती हैं, तो यह उससे मतलब कि जो जल में विसर्जित करने से पहले यह दो भागों में बढ़ जाती है। पहली है भागीरथी जो हुगली, जो कि एक इसकी वितरिका है। दूसरी है दक्षिण की तरफ बह जाती है तथा डेल्टा के मैदान के रूप में के होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी कि एक हुगली के रूप में यह इसकी जो गंगा नदी की है एक धारा अलग हो जाती है इससे, जिसको हम नाम देते हैं हुगली नदी। और दूसरी जो जल धारा है वह डेल्टा मैदान का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है। तथा जो मुख्य धारा है दक्षिण की ओर बहती हुई, देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यह जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से प्रवेश करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी इससे आके मिलती है और अंतिम चरण में गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है समुद्र में अपने जल को विलीन कर देती हैं। और इससे जो विलीन करने से जो पहले वाला क्षेत्र होता है इसको हम मेघना नाम देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, किस नाम से जानते हैं? मेघना नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली जो एक बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में जब मिलती है तो इनके द्वारा जो अवसाद लाए गए थे उससे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। और ये जो डेल्टा का निर्माण होता है यह सुंदरी पादप के नाम से इसका जो नाम है, इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ गया। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। बात करते हैं अगर गंगा की लंबाई की, तो लगभग 2500 किलोमीटर से भी इसकी लंबाई पाई जाती है, मतलब इससे भी अधिक इसकी लंबाई पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है दिबांग, लोहित, केनुला एवं अन्य दूसरी सहायक इसकी नदियां पाई जाती हैं जो कि असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। यानी कि जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यह सीधे यू आकार की तरफ ऐसे इसका मुड़ती है और इसकी तीव्रता अधिक होने का कारण यह गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज से माध्यम से प्रवेश करते हुए यह भारत में प्रवेश करती है और असम से होते हुए यह बांग्लादेश में पहुंचती है। उसके बाद यह अपने जल को विसर्जित करती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम सांगपो नदी के नाम से इसको जानते हैं। किस नदी के नाम से? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। जैसे ही असम में आती है इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम जमुना नाम देते हैं। किसको? जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना नाम के नाम जाना जाता है। यानी कि 3 नाम हो जाते हैं, तिब्बत में सांगपो, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी और जो बांग्लादेश है यहाँ पे जमुना नाम से जाना जाता है। और यही नदी है जिस पे विश्व के सबसे बड़े नली द्वीप का निर्माण होता है जिसका नाम है मांजुली द्वीप, नली द्वीप। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने कल के वाले वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहाँ पे जान सकते हैं, देख सकते हैं कि नली द्वीप किसे कहते हैं। बाकी आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय जो भारत में मुख्य जो जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय जो भाग है वहाँ से अधिकांश नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी, जो कि पूरब की ओर बहती हुई अपने जल को बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जो कि पूरब से जो पश्चिम से पूरब की तरफ इनके जल का
जो प्रवाह होता है, ये नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदियाँ होती हैं, वह नदी डेल्टा का निर्माण ना करके ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। और इन प्रमुख नदियों में जैसा कि अभी हमने बताया, नर्मदा एवं ताप्ती, भरतपुंजा और अन्य नदियाँ जो हैं वह पूर्व की तरफ बहती हैं। ये नदियाँ अपने जल को अरब सागर में प्रवाहित करती हैं। अब इन दोनों में दो शब्द आया, एक तो आया डेल्टा और दूसरा आया ज्वारनद मुख। अब इनमें दोनों में अंतर क्या होता है? जैसा कि अभी हमने बताया कि डेल्टा वह होता है जब नदियाँ अपने साथ अवसादों को लेकर आती हैं और अवसादों को छोड़ जाती हैं, तो जब यह इकट्ठा धीरे धीरे होता रहता है तो इससे डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन ज्वारनदमुख क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा पूर्वी घाट है, भारत का पूर्वी घाट जो है, कोस्टल एरिया जो है, पश्चिमी घाट उसकी तुलना में अधिक ऊंचा है। और हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, इस प्रकार से देखते हैं तो ऊंचाई जो उत्तर वाला क्षेत्र है अधिक ऊंचा है और जो दक्षिण वाला है उसकी अपेक्षा कम ऊंचा है। यानी कि जो यहाँ से नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रही हैं, कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ से पश्चिम की तरफ जब नदियाँ आ रही अपने जल को अरब सागर में विसर्जित करती हैं, तो अधिक ऊंचाई की होने के कारण ये डायरेक्ट नदी महासागर में डायरेक्ट अपने जल को विसर्जित करती हैं। तो इनकी तीव्रता अधिक होने के कारण यह यहाँ पे डेल्टाओं का निर्माण नहीं कर पाती हैं। यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता और ज्वारनद मुख का निर्माण होता है। यानी कि यह अपने जो इसके द्वारा जो अवसाद हैं वह महासागरों की जलधाराओं द्वारा प्रवाहित कर लिया जाता है, यानी कि बहा लिया जाता है। बाकी आगे हम देखते हैं नर्मदा द्रोणी की, इसका यानी कि इसको हम बोल सकते हैं नर्मदा नदी तंत्र। इनका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से इनका उद्गम होता है। किसका? नर्मदा नदी का। नर्मदा एवं ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी से बहती हुई जाती हैं और इनके द्वारा जो जल का जो गार्ज का निर्माण किया जाता है, क्योंकि इनकी जो ढाल तीव्रता होती अधिक होती है, इस कारण गार्ज का निर्माण करती है और इनके द्वारा जो जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, जिसको हम धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है या फिर बनता है, तो वह है नर्मदा नदी। अब हम देखते हैं इसके लिए एक जो नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम से एक परियोजना स्टार्ट की थी, जिसको आप याद रख सकते हैं और मेंस में इसको एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हैं आंसर राइटिंग करते समय। अब आता है ताप्ती द्रोणी। ताप्ती द्रोणी जो है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होता है। यह भी नर्मदा नदी के समानांतर में भ्रंश घाटी में बहती हुई अपने जल को अरब सागर में विसर्जित करती है। इनकी लंबाई बहुत कम होती है और यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरती हैं। इनकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो साबरमती, माही, भरतपुंजा और पेरियार हैं, जो कि अभी हमने बताया ये नदियाँ अपने जल को पश्चिम की ओर विसर्जित करती हैं। इन नदियों को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है गोदावरी द्रोणी। तो इनका जो यह प्रायद्वीपीय पठारी भाग की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। इस कारण इसको हम दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी गंगा के किस नदी को जाना जाता है दक्षिणी गंगा से, तो वह है गोदावरी नदी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। इनकी लंबाई अगर देखें तो लगभग 1500 किलोमीटर होती है और यह भी जाके बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं महानदी के बारे में। तो इनका उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से होता है। यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। कृष्णा नदी देखते हैं तो यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट से निकलती हैं। इनका स्रोत होता है
और निकल के या किसड़ा के लगभग 1400 किलोमीटर में बह के बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित कर देती हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी और भीमा इनकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी द्रोणी जो है आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इनका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद कावेरी नदी। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी नदी श्रृंखला से निकलती हैं और यह अपने जल को बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर लेती हैं। और इनकी सहायक नदियों की बात करें तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी इनकी सहायक नदियां हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिवसुंदरम के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत का दूसरा जो जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है वह कावेरी नदी बनाती है और यह है शिवसुंदरम। प्रपात द्वारा उत्पादित हम क्या करते हैं कि विद्युत जो बनाते हैं और यह मैसूर, बंगलौर तथा कोलार क्षेत्र में इसके द्वारा जो विद्युत बनती है यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। इसी प्रकार हम अन्य नदियाँ, छोटी नदियाँ देख सकते हैं जो कि पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्णरेखा यह प्रमुख नदियाँ हैं। आप इसको अपने एटलस में देख सकते हैं कि इनका लोकेशन कहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी की धरातल का लगभग 71% जो जल भाग है, 71% भाग है वह जल से ढका है, लेकिन 97% जो जल है वह लवणीय है। यानी कि इनका जो जल होता है यह समुद्रों में पाया जाता है, जो कि 97% जो जल है वह समुद्रों में पाया जाता है, जिनका जो यह लवणी होती हैं। केवल 3% ही जो स्वच्छ जल है वह पृथ्वी पर उपलब्ध है, जिनका 3/4 भाग हिमानी पे पाया जाता है, बाकी अन्य वाले क्षेत्रों में यानी कि स्रोतों में इनका पाया जाता है। इसके बाद आता है, लेकिन ये जो पॉइंट हमने बताया इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इनका जो यूज आप एसे में कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की एसे पूछा गया तो वहाँ पे अगर इनको नोट करने लायक हो तो वहाँ पे आप बता सकते हैं और अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं इन पॉइंटों को। उसके बाद हम बात करते हैं झील क्या होती है। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील जो है नाव वाले घरों तथा शिकारा से आप तो परिचित होंगे, क्योंकि वहाँ पे कश्मीर में अगर देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की नदियाँ हैं जो कि मीठे पानी की झील है। अब इन झीलों का उपयोग आप कहाँ पे कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा अगर हम देखते हैं बात करते हैं तो पर्यटक के लिए सबसे बड़ी इसकी मतलब उपलब्धि मानी जाती है। यहाँ पे पर्यटक लोग देखने के लिए आते हैं इनको। और इसके अलावा आप यहाँ पे नौकायान कर सकते हैं, तैराकी के लिए यूज कर सकते हैं। इनके जल के द्वारा आप विद्युत बना सकते हैं। इनके द्वारा आप कृषि में अपने इनके जल को उपयोग कर सकते हैं। इन झीलों का निर्माण कुछ इस प्रकार होता है कि पृथ्वी की सतह के जो गर्त वाले भाग होते हैं, यानी जो गड्ढे वाले मतलब गहराई वाले भाग होते हैं, जब इन गहराई वाले भागों में जो जल जमा हो जाता है तो उससे झील का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यही जो झील होती है बड़े आकार का रूप धारण कर लेती है, तो यही झील समुद्र या फिर सागर के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर या फिर लाल सागर की बात करते हैं। यानी कि इन दोनों में अंतर यही है कि जो झील होती है वह छोटे आकार की होती है, जो सागर या समुद्र होता है वह थोड़ा इससे बड़े आकार का होता है। ये कुछ नदियाँ अस्थायी होती हैं तो कुछ नदियाँ ऋतु को अनुसार होती हैं, यानी कि मौसमी होती हैं। मौसम जब बरसात का आता है तो यहाँ पे नदियों जो झील होती हैं इनमें जो झील में जो जल स्तर होता है बढ़ जाता है, तो कुछ जो अगर गर्मी का मौसम आता है तो इन जो झीलें होती हैं सूख जाती हैं। और जो हिमालयी वाले क्षेत्र में होती है उनके द्वारा जो हिमानी होती है उनका
जो गलन होता है यानी कि जब वह पिघलती है तो इनके द्वारा जल इनमें आता है और यह सदा नीरा हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं अन्य किस प्रकार से झीलों का निर्माण होता है। तो जो विसर्प हमने पीछे अभी पढ़ा कि विसर्प जो नदी होती है, जो नदी की आकृति होती है कुछ इस प्रकार से। तो जब इन नदी का मुख्य जो जलधारा है जब यहाँ से थोड़ा अलग दिशा में परिवर्तित हो जाती है तो यह वाला जो भाग है अलग हो जाता है। जब अलग हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से इनका आकृति बन जाती है। इसको हम बोलते हैं गोखुर झील। तो इस प्रकार से एक अन्य झील हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं जब महासागरीय वाला जो हमारा ये वाला कोस्टल एरिया है भारत का, और इधर हमारा क्या है महासागर है। यह जो जल है महासागर का जो इनमें अवसाद पाया जाता है, यह अवसाद धीरे धीरे कोस्टल एरिया में इकट्ठा होने लगता है। तो कोस्टल एरिया में इकट्ठा होने के कारण कुछ जल इस प्रकार से अवरोध हो जाता है और यह जो जल होता है इनमें आके रुक जाता है और साइड में आपको देखने को मिलेगा यह अवसाद है। तो यह इस प्रकार से घिरा हो जाता है और इनके बीच जो जल होता है इससे झील का निर्माण हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लैगून के नाम से जानते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं भारत की चिल्का झील जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, और पुलिकट झील तथा कोलेरू झील, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो कि जिसको हम लैगून के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, गोखुर तथा लैगून झील को, और एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो राजस्थान की झील है जिसको हम साभर झील के नाम से जानते हैं, इसका जो जल होता है अत्यधिक खारा होता है और खारे होने के कारण यहाँ से हम नमक की प्राप्ति करते हैं। नमक यहाँ से बनाया जाता है। और जो मीठे पानी की अधिकांश जो नदी झीलें होती हैं हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं और यह हिमानी द्वारा बनी होती हैं। इस कारण यहाँ पे इनका जो जल होता है अत्यधिक मीठा होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं वूलर झील जो है वह जम्मू कश्मीर पाई जाती है, अत्यधिक मीठे पानी की झील है क्योंकि यह भूगर्भिक क्रियाओं के द्वारा बनती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अब ये जो झीलें होती हैं मानव के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकती हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि यह यहाँ से इसके द्वारा हम जल विद्युत का उत्पन्न कर सकते हैं, जल विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं, सिंचाई के लिए इसका जल का उपयोग कर सकते हैं और नौकायान कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए पर्यटक का यूज कर सकते हैं, इनके दृश्यों को देख सकते हैं, इनकी सुंदरता को देख सकते हैं। इनके द्वारा एक पर्यटक के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी में एक बड़ी भूमिका निभाती है। एक इस प्रकार की झीलें। ये जो नदियों का जो अर्थव्यवस्था में महत्व किस प्रकार है, तो यह जो नदियां हैं, नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। इनका जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है, हम अभी फैक्ट पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको मेंस में यूज कर सकते हैं इनको। तो किस प्रकार ये हमारे लिए मतलब एक उपलब्ध के रूप में जाने जा सकती है। जैसे कि प्राचीन समय में हम देखते हैं कि जब नदियाँ प्रवाहित होती थी तो हमारी जो सभ्यताएं इन नदियों के किनारे ही, इन नदियों के पास ही सभ्यताएं विकसित होती थीं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है, इनकी जो विकास हुआ सिंधु नदी के किनारे यानी कि सिंधु नदी के पास इनका विकसित हुई यह सभ्यता। तो उस समय भी यह नदियाँ अपनी भूमिका निभाती थीं और आज के समय में भी देखें तो यह नदियाँ अभी भी अपनी भूमिका निभाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में अभी हमने पढ़ा सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। नदियों के संरक्षण के लिए नदियाँ जो वर्तमान समय में पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण का एक सबसे बड़ी विषय हो गई है, चर्चा का विषय हो गई है। इस कारण नदियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना स्टार्ट की थी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण के तहत
अन्य नदियों को जोड़ने का कार्य किया गया था, जिसके कारण हमारा यह उद्देश्य था प्रदूषण को कम करना तथा जल की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना। तो इस प्रकार आप इनको अपने मेंस में कोट कर सकते हैं और ऐसे में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यह नदी प्रदूषण की समस्या जो है, किस प्रकार नदी प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, इनका प्रमुख कारण है घरेलू जो अपशिष्ट हैं उनको नदी जल में विसर्जित कर देना। जो भी पूजा पाठ की सामग्री होती है उनको लोग धार्मिक आस्था को देखते हुए उनको नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जो कि नदी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कि औद्योगिक जो कचरा होता है, यानी उद्योग से जो कचरे निकलते हैं उनको डायरेक्ट बिना किसी मतलब क्लीन किए, उनके जो भी जो तत्व हैं उनके केमिकल उनमें मिले होते हैं, उनको बिना किसी सुधार के डायरेक्ट नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद हम इन जो नदियां हैं, हम जो कृषि के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का खेतों में यूज करते हैं, जब इनमें सिंचाई की जाती है तो यह अधिक जल होता है, इन जो जल यह नदियों में जाके मिलता है और इसके साथ जो भी केमिकल होते हैं वह भी नदियों में जा मिलते हैं और इससे एक प्रदूषण के रूप में हम देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नदियों के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है, जो कि गंगा नदी, जिसको हम पवित्र नदी के नाम से जानते थे, आज वह भी प्रदूषित हो गई है मानव के कारण। मानव के द्वारा क्रियाकलापों के कारण यह नदी भी आज प्रदूषण की जो समस्या उससे झेल रही है। आगे बात करते हैं हम अभ्यास का क्वेश्चन, इसको आप कर सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ाया वही सब पूछा गया है। तो वूलर झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह है अमरकंटक से यह नदी उद्गमित होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी जल वाली झील है? तो सांभर झील है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ से नमक की प्राप्ति भी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी नदी, जिसको गंगा नदी, दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो हमने दो नदी का नाम बताया था, एक तो नर्मदा नदी और दूसरा ताप्ती नदी। तो इसमें नर्मदा नदी तो नहीं है, ताप्ती नदी है, तो इसका ऑप्शन यही हो सकता है। तो ताप्ती नदी इसका आंसर सही होगा। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमने अच्छे से बताया था, आप इसको कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।